हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये स्पेशल हिंदी की क्लास जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। तो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। लगातार आप लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे होंगे आप लोग। आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्लासें हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं और ये सब आपकी बदौलत है, क्योंकि आपका जो स्नेह और प्यार क्लास को मिल रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है, अद्भुत है। चलिए आज की क्लास को भी हम शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। ये कक्षा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप क्लास को देखिएगा, समझिएगा, हर एक क्वेश्चन पर अपनी राय रखिएगा और उसके बाद सवाल के उत्तर का मिलान कीजिएगा। यदि आपके सब पूरे के पूरे सवाल सही जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आप उनमें से कुछ सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम आपके साथ हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और आज के लिए पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले यदि आप क्लास के साथ नए जुड़े हैं तो आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की कक्षा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है बेटा ये आपकी सिरोरेख होती है और ये सिरोरेख एक ही है। ध्यान रखिएगा, ये कीजिए की सिरोरेख है जो एक ही है। क्या दिया हुआ है? संधि का शब्द, संधि का जो है सवाल है हमारे सामने। इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन रोध। अब ये क्यों होता है और इसका वाग्रोध कैसे बनेगा, इस बात को मैं समझा दूंगा। पहली बात, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक बात तो ये है। व्यंजन संधि में भी ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना बेटा कि ये जो क है यानी ये वर्ग का प्रथम वर्ण है और वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है, कोई घोष वर्ण आता है तो ये प्रथम अपने तीसरे में बदल जाता है। ये प्रथम अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर देखना। वा कै, कै का तीसरा क्या होता है? क ख ग, ग होता है। ये अर्धाक्षर है तो ये भी अर्धाक्षर है। सामने रोध है तो रोध इसमें जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। तो रो जोड़ोगे तो ये रो हो गया और इस प्रकार से ध रखा गया। लेकिन पहले क्या है? वाह है। तो याद रखना इसका सही शब्द जो बना वो वाग्रोध बना। वक, वक अगर होता तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर पहले तो ये हलंती नहीं है तो ये तो काट दो। आप आराम से देखो, जो आप सवाल कर रहे हो उनको आराम से आप चार विकल्पों में से तीन विकल्प को काट करके भी अपना सही आंसर निकाल सकते हो। ये वाक और ग्रोध, देखो यहाँ पर ये वाली मात्रा जो है इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। रुद्ध का कोई लेना देना नहीं है और ग्रोध, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ परिवर्तन नहीं होता है वहाँ संधि नहीं होती है, याद रखना। इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन 2 बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल से आपके लिए 3 सेकंड 4 सेकंड का समय रहेगा, आप उसका आंसर करें, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा, उत्तर कीजिएगा। सवाल है दिए गए शब्दों के सही समास का चयन कीजिए। ये शब्द हैं आपके सामने भला बुरा। और जैसे ही आप बेटा योजक देखते हैं, क्या देखते हैं? योजक चिन्ह देखते हैं। तो योजक चिन्ह देखते ही आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में कौन सा समास आता है। द्वंद्व समास आता है। कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास आता है। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई है कि ये जो समास का उदाहरण है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, ये बात आप जानते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य की योजना होती है। विशेषण और विशेष्य की योजना होती है, यानी प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है।
विशेष्य की योजना होती है। तो ये बातें सारी आपको समझ में आ गई। द्वंद्व समास जो होता है ना बेटा, ये द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। पहला इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास एक टाइप। दूसरा समाहार, समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और तीसरा जो होता है द्वंद्व समास की, ये भेद बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो होता है वो होता है विकल्प द्वंद्व समास। कौन सा? विकल्प द्वंद्व समास। क्लियर है? तो ये 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के, इतरेतर, समाहार और विकल्प। क्लियर है? अब इसका आंसर आपको क्लियर करना है, सही करना है। क्या करोगे? द्वंद्व समास। भला बुरा है ना, माता पिता है, भाई बहन है, दिन रात है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। बस ये बात और याद रखिएगा कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व। ये सभी भेद हम डिटेल से जब हम समास का टॉपिक लेकर के आपके सामने रहेंगे तब इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द पूछा है। देशज क्या होते हैं आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखो, एक होता है विदेशी शब्द या विदेशज उनको कह सकते हैं, एक होता है देसी या देशज बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? देशज शब्द बोल सकते हैं। जो देश में ही गढ़ लिए गए हों, बना लिए गए हों, ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आयात हो गए हैं या विदेशी भाषाओं से जब हम शब्दों को उठा करके हिंदी में प्रयोगित करते हैं तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोगित हुए हैं, जो कहाँ से? संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जो हिंदी में परिवर्तित रूप लेकर के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास जो है आपका तद्भव कहते हैं। क्लियर है? माफी चाहता हूं। अब देखना, जो आपने सवाल पूछा है आपसे, वो क्या पूछा है? कौन सा देशज है, ये पूछा है ना। तो देशज मुझे लगता है कपास। कपास तो अरबी भाषा का शब्द है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कपास अरबी भाषा का शब्द है। चाबी, चाबी दोस्त आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्लेट, प्लेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यूनानियों द्वारा ये शब्द काम में लिया गया। और ये बोतल वैसे तो मेरे हिसाब से दोस्तों है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये बोतल लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देंगे। इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो मेरे हिसाब से बोतल है, क्योंकि इसका जो अंग्रेजी रूप है वो बोतल होता है। क्या होता है? बोतल होता है। और हमारे यहाँ पर दिया हुआ है बोतल, तो हमने बोतल का ही बोतल किया है, सही देखा जाए तो। क्लियर है? मानिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए। छींक आई है, अनैच्छिक क्रिया है, हो सकता है। चलिएगा, सवाल है आपके सामने। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लेखक ने बहुत से वर्ष इंग्लैंड में बिताए और भारत की तरफ उसकी विकसित हो गई। अब यहाँ पर खालिस्तान है, खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? आप 4 विकल्पों को देखो, आंसर आप भरो। 3 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। आपका समय समाप्त हुआ। देखिएगा, मैं बताता हूं। विकसित का मतलब क्या होता है दोस्तों? सही में एक्चुअल में विकसित ही होता है। क्या होता है? विकसित ही होता है, या उन्नत होना होता है, यानी उस तरफ मुड़ना होता है, उस तरफ रुझान होना होता है। तो यहाँ पे रुचि विकसित होगी, पसंद विकसित नहीं होती है। रुचि एकदम सही उत्तर है। अपनापन नहीं, अपनापन विकसित नहीं हुआ है, लगाव। और यहाँ पर देखो आप स्त्रीलिंग देखिए, उसकी दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका सही उत्तर जो है वो रुचि ही होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला। आदान, आदान का मतलब आना, प्रदान का मतलब देना।
आदान का मतलब लेना, प्रदान का मतलब देना। आदान प्रदान आपने खूब सुन रखा है। यहां त्याग का विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा? त्याग का विलोम शब्द होगा ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण, यानी प्राप्त करना। दान का विलोम शब्द क्या होगा? दान का विलोम शब्द ऐदान हो सकता है, ऐदान हो सकता है, या भीख हो सकता है, इसका विलोम शब्द। दीन का क्या होगा? दीन यानी गरीब, यानी दुखी, और इसका विलोम शब्द समृद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? समृद्ध हो सकता है। क्लियर है? तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची का मतलब इसी के समान अर्थ प्रकट करने वाला कोई दूसरा शब्द। चतुर, चतुर को मतलब दूसरा, चतुर को आप क्या कह सकते हो? चालाक, श्रेष्ठ, योग्य या पूर्ण, इनमें से क्या कहोगे? तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर चालाक। चतुर आदमी, चालाक आदमी, बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ, ये तो अलग तरीके की बात हो गई। श्रेष्ठ होना, योग्य होना, पूर्ण होना, चतुर चालाक का एकदम सही एप्रोप्रिएट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो, शुद्ध वर्तनी पूछिए ना, मतलब शब्द को लिखने का जो ढंग है उसको शुद्ध रूप बताइए। यहां पर लिखा हुआ है इनुदित। इनुदित शब्द नहीं होता है दोस्तों, वो होता है अनुदित। अनुदित, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। अनुदित होता है तो अनुदित इस प्रकार से होगा। और इस कोटि को आप देखते हो तो कोटि ऐसे लिखा जाता है, कोटि बोले तो करोड़। ठीक है, टी छोटी आती है। और ये जो नीति है, नीति में भी ती जो है दोस्तों वो भी छोटी आती है। और लेकिन ये जो साधु शब्द लिखा हुआ है, साधु, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिएगा। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहली बात, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। एक होता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? देखो, सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक उद्देश्य एक विधेय क्या होते हैं? एक क्रिया एक कर्ता, यूं समझ लीजिएगा सिंपल तरीके से। संयुक्त वाक्य में और, अथवा, या, ये कीवर्ड है बेटा। और, अथवा, या, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे किसमें? संयुक्त वाक्य में। इसमें किंतु, परंतु, इसमें मिल जाएगा आपको जब, तब, कब, ऐसे इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाएंगे। अन्नू ने घर जाकर माँ को देखा, तो यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है? सरल। यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल अन्नू ने घर जाकर माँ को देखा। अन्नू करता है, यानी काम करने वाला है, और काम क्रिया भी एक ही है, देखने का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कर्ता एक है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। यहाँ पर देखिएगा, अन्नू घर पहुंचा, और यहाँ पर अलग बात है, और आ गया है संयुक्त हो जाता। जब अन्नू घर पहुंचा तब माँ, तो जब तब मिश्र में आ जाता है। अन्नू जब घर पहुंचा मिश्र में आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त के लिए मैंने पहचान बताई है दोस्तों। एक तो और शब्द मिलेगा, एक अथवा शब्द मिलेगा, एक या शब्द मिलेगा। इनमें से अगर कोई सा मिलता है, कोई भी शब्द आपको अगर वाक्य में मिलता है तो समझ लीजिएगा वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और ये मिल गया भैया मुझे तो इसी में, उसे दवा दी, ये दी अलग होता तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य ही पूछा है, मेरे हिसाब से तो यही सही उत्तर बन गया। जब कब वाली बात आएगी मिश्र कर दूंगा, जैसे तैसे वाली बात आएगी मिश्र कर दूंगा, देखा फिर वाली बात आएगी मिश्र कर दूंगा, ये तो सारे ही मिश्र के उदाहरण बन जाते हैं। तो ये जो उत्तर है ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिएगा, क्या सवाल है? सवाल है निम्न में से स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। स्त्रीलिंग ज्ञात कर देंगे सब। बलवान का स्त्रीलिंग क्या बनता है? बलवान। इसका स्त्रीलिंग बलवती होता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग। इसका स्त्रीलिंग अगर आप बनाओगे तो भवदिया बनेगा। क्या बनेगा? भवदिया बनेगा। तो ध्यान रखना इसका स्त्रीलिंग। इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बनेगा? भीलनी बनेगा, भीलनी बनेगा। इसका स्त्रीलिंग बनाओगे क्या बनेगा? विधात्री बनेगा। क्या बनेगा? विधात्री बनेगा। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर बलवती ही होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। यहां पर काल पूछा है। काल दोस्तों सामान्य तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। काल कहते किसे हैं? जब आप यूं कह सकते हैं क्रिया के समय का बोध कराने वाला वाक्य शब्द, क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध कराना, समय का बोध कराने वाले शब्द को काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। उत्तर देखिएगा क्या बनेगा। पहले तो आपको ये समझना है कौन से होते हैं। एक तो होता है वर्तमान, अभी क्रिया हो रही है या होती है तो उसे वर्तमान कहते हैं। क्रिया हो चुकी है तो उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। क्रिया आने वाले समय में होगी तो उसे भविष्यत काल कहते हैं या भविष्य कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल कहते हैं। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। गया मतलब भूत हो गई, बात तो भूत की है, लेकिन भूत यहाँ पर 3 जगह दिया हुआ है। यहाँ भी भूत है, यहाँ भी भूत है, यहाँ भी भूत। एक को तो हमने काट दिया, मानते हैं, लेकिन अब मैं कौन सा करूं? आसन्न भूत करूं। आसन्न भूत का अर्थ क्या होता है? भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, बाद में हम बात करेंगे, लेकिन अभी सुनिएगा। आसन्न भूत किसे कहते हैं? मना करते ही, देखो इसको अगर मैं इसी वाक्य को आसन्न भूत का बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? मेरे मना करते ही वह चला गया। करते ही मतलब तुरंत ही। आसन का मतलब रिसेंटली बात हुई है, मतलब तुरंत ही कोई बात हुई है तब, और वो होनी चाहिए भूत में। संदिग्ध भूत का मतलब होता है भूतकाल का वाक्य तो हो लेकिन उसमें संदेह हो, संदिग्ध हो वो। सामान्य भूत का बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये सामान्य भूत का ही है। किसका है? सामान्य भूत का ही है। सामान्य भूत में सिंपल बात है, आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये सामान्य भूत का वाक्य है। क्लियर है? चलिए, एक मिनट, वापस से आपको ले आता हूं मैं पीडीएफ पर अपनी। यहाँ आइएगा, यही हमारा जो है सवाल था। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है, इसका जो सही जवाब जो है सामान्य भूत है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य में विराम चिन्ह, वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग
ठहराव पर लिया जाता है या ठहराव पर किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब सुनिएगा, तुम्हारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है, ये यहाँ पर आ गया अल्प विराम, आपके हिसाब से कोमा इसको बोलते हैं। तुम सब कुछ करने में सक्षम हो, ये आ गया पूर्ण विराम। तो दो विराम चिन्ह लगेंगे, एक तो अल्प विराम, एक लगेगा आपका पूर्ण विराम। ऐसा किस में है? ऐसा भैया आपका विकल्प नंबर 2 में है। ठीक है, ये इस विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णता सूचक। क्या बोलते हैं? अपूर्ण, अपूर्ण बोलते हैं। अपूर्ण भी बोल सकते हो आप, या फिर इसको खालिस्तान भी बोल सकते हो। और जो है ये सब जो खड़ी पाई वाला जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये पूर्ण विराम है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया बताना, ये मुहावरे का अर्थ कैसे हो सकता है? तो जस्ट वैसी ही बात हो गई। चिड़िया पहचानना नहीं भैया, किसी अपने को पहचानना, ये अपना जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, बाकी ठीक है मेरे हिसाब से। किसी को या किसी की मानसिकता या किसी को पहचानना ही उड़ती चिड़िया पहचानना है, दूरदर्शी होना नहीं होता है मेरे हिसाब से। दूरदर्शी होना इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 3। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब चीजों को पहचानना। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। काठ मार जाना, काठ मार जाना किसे कहते हैं? मतलब स्तब्ध रह जाना, एकदम सुन्न रह जाना, आप इसको यूं कह सकते हैं, सुन्न रह जाना। रह जाना मतलब अचंभित हो जाना अचानक से, जैसे कि जैसे आपने कोई बात सुनी और आप सुनते ही उसे, मतलब आपकी जो मुद्रा है वो इस प्रकार की हो गई है कि जैसे स्टेच्यू होता है, तो उसे कहते हैं काठ मार जाना। यहाँ पर देखना, स्तब्ध रह जाना पहला ही विकल्प मुझे इसके सही उत्तर के रूप में मिल जाता है, तो फिर आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत हो जाना नहीं भैया, शांत हो जाना तो मर जाना होता है। चौंक जाना, ये चौंक जाना था लेकिन वो गलत है। ठीक है, और आज की कक्षा का अंतिम सवाल हम लेने जा रहे हैं। आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जो गुड़ खाए वही कान छिदाए का अर्थ होता है। जो आनंद लेता है, गुड़ के आनंद खाता है, गुड़ को आनंद से खाता है, वही कष्ट भी भोगता है। भैया ध्यान देना, जो गुड़ खाता है उसी के कान छिदे जाते हैं, ये बात नहीं बन सकती, ये नहीं है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, ये बात भी नहीं है। जो आनंद लेता है वही परिश्रम भी करता है और कष्ट भी उठाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन 3। आज की कक्षा में थोड़ा सा ये बोर्ड का मुझे लगा इशू, लेकिन बेटा आप उसे मैनेज कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बने रहिए हमारे इस खास चैनल के साथ जिसमें आप सबों का बहुत बहुत स्वागत रहता है। हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं हम। कमेंट जरूर करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।